हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रिजवान, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस होती क्या है? कई सारे न्यू स्टूडेंट रहते हैं, स्कॉलर्स रहते हैं जो एंट्रेंस दे के एडमिशन तो हो जाता है। अब सबसे बड़ा टास्क होता है, एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये प्रोसेस क्या है और कैसे रिसर्च होना है, हमें रिसर्च में क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किस सब्जेक्ट पे या किस टॉपिक पे या टाइटल पे रिसर्च करनी है, किन पे नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे कि किन चीज़ों पर रिसर्च हो सकती है, किन चीज़ों पर रिसर्च हम नहीं कर सकते हैं, या क्या ऐसे हमारे टॉपिक हैं या टाइटल हैं सब्जेक्ट के जिनमें रिसर्च की नहीं जा सकती है, और अगर रिसर्च की जा सकती है तो उसकी प्रोसेस कैसे है और कैसे करना है, क्या कि इनमें बहुत सारे पॉइंट आएंगे, क्या चीज़ें आएंगी जिनसे रिसर्च आपकी रिसर्च एक इफ़ेक्टिव और बहुत ही अच्छी रिसर्च हो। इसके लिए पहले हम स्टार्ट कर दीजिए पॉइंट से। यह हमने बताया है द रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट विद द आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहला आपका टास्क होता है जब आप एडमिशन ले लेते हैं। एंट्रेंस क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं होती। आप पीजी में अच्छे अगर मार्क्स लाते हैं, अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, तो आप चूँकि एंट्रेंस टेस्ट में वेटेज रहता है 70% आपके पीजी का सिलेबस का, 30% ही मात्र रहता है रिसर्च का, तो वो आपको इतना वेटेज नहीं रखता है और आप क्वालिफाई कर जाते हैं। आपका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद पहली आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम रिसर्च का टाइटल क्या लें या रिसर्च कैसे करी, होती क्या है। तो जैसा कि मैंने लिखा है, द रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट विद द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च, किसी भी चीज़ पे रिसर्च करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि आखिर आपके पास एक समस्या हो। जब तक आपके पास समस्या नहीं होगी उसका समाधान आप कैसे करेंगे। रिसर्च प्रॉब्लम का चुनाव करना एक सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट टास्क है आपके लिए, सबसे बड़ी एक समस्या है। ठीक है, देना लिटरेचर रिव्यू। जब आप रिसर्च प्रॉब्लम कर लेते हैं, मतलब फाइनल हो जाती है कि हमें इसी टॉपिक पे ही रिसर्च करना है या कैसे रिसर्च करना है, क्यों रिसर्च करना है, उसमें हम क्या फाइंडिंग करेंगे, तो सेकंड हमारा आता है जो हमने टॉपिक लिया हुआ है उस टॉपिक में कितना काम हो चुका है, क्या क्या पहले उस काम को, मतलब जो आप टाइटल या टॉपिक ले रहे हैं उसको क्या एक्सटेंड करना है, आगे बढ़ाना है, या कोई नई खोज करना है, या कैसा उसमें नया करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी अपना डेटा होता है, जो लिटरेचर होता है, उसको आप फाइंड करते हैं। अलग अलग तरह से उस टॉपिक को टेस्ट करके आप गूगल में डालते हैं और जो भी उनके रिसर्च आर्टिकल होते हैं, पेपर्स होते हैं, बुक्स होती हैं, ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन होती हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, किसी न किसी माध्यम से आप सारा कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट जो इकट्ठा करते हैं वो आपको क्या कहलाता है, रिव्यू। वो सारा आपको क्या है, रिव्यू। जो आपने जितना भी काम उस फील्ड में हुआ है उसको आप रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद फिर आप सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है कि आप अपना ये उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव फाइनल करें। जो आप रिसर्च करना चाह रहे हैं या जो भी आपने टाइटल फाइनल किया है उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपकी रिसर्च से क्या मिलने वाला है, क्या नयापन होने वाला है, एक सोसाइटी को क्या मिलेगा या आपको क्या मिलेगा। डिग्री बस मिलना काफ़ी नहीं है, आपकी रिसर्च में क्या नयापन है। तो ये क्या होंगे इसके ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। जो आपने ऑब्जेक्ट लिए हैं उनके लिए आपको क्या हाइपोथेसिस मानना पड़ रही, क्या हाइपोथेसिस लेना पड़ रही और वो कहाँ तक सही है। जब आप हाइपोथेसिस भी लेते हैं तो अगला स्टेप आता है आपका रिसर्च डिज़ाइन, डेटा कलेक्शन। अब डेटा आप कई तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, आपका क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, कई माध्यम हो सकते हैं डेटा लेने की। डेटा लेने के बाद आप डेटा क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं किसी न किसी टूल्स के माध्यम से। आप डेटा एनालाइज करने के लिए या तो स्टैटिकल टूल्स लगाएंगे या कोई और मेथड लगाएंगे। इस तरह से आप डेटा का सेपरेशन करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ उसका इंटरप्रेट करके सॉल्यूशन लाएंगे और लास्ट में आपका आता है रिजल्ट। ये पूरी आपकी प्रोसेस होती है। ये जो पूरी प्रोसेस को हम 8 पॉइंट के माध्यम से, हमने 8 बिंदु दिए हैं जिनके द्वारा आपको हम 1 बाई 1 बताएंगे किस तरह से आपको रिसर्च करनी है या कैसे रिसर्च होती है आपकी। 8 स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। पूरी प्रोसेस की जो मैंने है केवल 8 स्टेप ही बताए हैं। इनके द्वारा अगर आप ये 8 स्टेप फॉलो करते हैं तो आपकी रिसर्च नो डाउट बहुत ही बढ़िया होगी। पहला दिया मैंने, आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। जब तक आपके पास प्रॉब्लम ही नहीं है तो उसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे। तो पहला आपका क्या टास्क हुआ आफ्टर एडमिशन, रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड करना, आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। जब रिसर्च प्रॉब्लम मिल गई आपको तो उसमें क्या, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। उस प्रॉब्लम में, उस टॉपिक पे आपका जितना भी है वो लिटरेचर को आपको रिव्यू करना, देखना, कलेक्ट करना, उसको पढ़ना। नेक्स्ट स्टेप आता है सेटिंग रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट एंड हाइपोथेसिस।
जो आपका टाइटल फाइनल हो गया, उस पर आपने रिव्यू बहुत सारे देख लिए हैं, कई सारे पेपर आपने पढ़ लिए हैं, डाउनलोड कर लिए हैं, कई सारी बुक्स आपने पढ़ ली हैं, तब आपको सेट करना होता है कि आपके रिसर्च पे क्या एक नयापन आएगा या ऑब्जेक्टिव क्या होंगे जो आपको गोल प्राप्त करना है, या पूरी रिसर्च के दौरान जो आप मेन काम करना चाह रहे हैं उसको आप एक ऑब्जेक्ट, 2, 3 या जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो आपको पूरे फाइनल पाना है वो आप फाइनल करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, उस रिसर्च में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, आपके हाइपोथेसिस आपकी क्या होगी। नेक्स्ट आता है चूजिंग द स्टडी डिज़ाइन, किस तरह से आप उसको अपनी स्टडी डिज़ाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट डिसाइडिंग ऑन द सैम्पल डिज़ाइन, फिर आपने जो सैंपल लिए हैं सैंपल किस तरह ले रहे हैं। कई लोग क्या है बहुत बड़ा सैंपल ले लेते हैं, कभी बहुत छोटा सैंपल लेते हैं। ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपने टॉपिक लिया है, जिस तरह का आपका टॉपिक है, अगर आपका स्टैटिकल है कि सेंसस की बात करें, किसी एक ऐसे पूरे आप सेंसस पे कोई चीज़ कर रहे हैं तो बहुत बड़ा आप सैंपल ले सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे सैंपल इतने ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो छोटा सैंपल, ये भी अपन को ध्यान रखना है। अगला आता है जो आपने डेटा है वो कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द रिसर्च सैंपल, जो आपने सैंपल लिया उसको डेटा को कलेक्ट करना, जो डेटा कलेक्ट किया है उसको प्रोसेस करना किसी न किसी टूल्स के माध्यम से, चाहे वो स्टैटिकल लगाएं आप, चाहे कोई भी टूल्स लगाएं, उनसे उनको एनालाइज करना और लास्ट में राइटिंग रिपोर्ट। जो ये पूरा आपने काम किया है इसको राइटिंग करना, एक सीक्वेंस में राइटिंग करना, एक सही तरीके से राइटिंग करना ताकि आपकी जो रिसर्च है वो काफ़ी अट्रैक्टिव और फ्रूटफुल हो। इसी को हमने जो दिखाया हुआ है जो 8 पॉइंट है, इसको एक डायग्राम के माध्यम दिखा रहे हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, रिसर्च रिव्यू लिटरेचर, सेटिंग रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस, चूजिंग द स्टडी डिज़ाइन, डिसाइड ऑन द सैम्पल डिज़ाइन, कलेक्टिंग डेटा, प्रोसेस, राइटिंग रिपोर्ट। ये पूरा जो आपको उसी का था 8 पॉइंट है, उन्हीं को हमने इसके माध्यम दिखा दिया। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, जब आप एडमिशन लेते हैं, कोई भी स्कॉलर है, कोई भी शोधार्थी है, तो सबसे बड़ी समस्या जो आपने 8 पॉइंट लिए हैं अभी हमने, उनको आप ब्रीफ कर रहे हैं। धीरे धीरे उनके 8 पॉइंट जो आपके हैं कैसे उनको सीखा जाए या उनमें कैसे जाना जाए। तो पहला पॉइंट लेते हैं, आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। अब आपका एडमिशन तो हो गया, आप स्कॉलर तो हो गए, लेकिन अब कैसे ये सोच की बात है कि आप क्या टॉपिक लें, ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। मैंने इसमें दिखाया, देखो, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क इन द इंटायर प्रोसेस ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च टू आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये सबसे बड़ा आपके लिए टास्क है। अब वेल आइडेंटिफाई प्रॉब्लम विल लीड टू द रिसर्च टू द अकम्प्लिश ऑल इम्पोर्टेंट फेज ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। जितनी ज़्यादा आपकी वेल डिफाइन, आपका स्पष्ट टॉपिक होगा, उतनी आपकी अच्छी रिसर्च होगी। आपके टॉपिक देख के ही कोई समझ पाएगा आप किस तरह की रिसर्च कर रहे हैं, किस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, आप रिसर्च के दौरान क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए आपके टॉपिक का, टाइटल का स्पष्ट होना एक बहुत ही ज़रूरी है। बट द कोर क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है एक न्यू रिसर्चर के सामने, वो ये आता है कि किन चीज़ पे रिसर्च हो सकती है, किन पे नहीं। जैसे कि मैंने लिखा है, बट द कोर क्वेश्चन वेयर ऑल द प्रॉब्लम आर रिकॉर्ड रिसर्च, क्या सारी की सारी प्रॉब्लमों में रिसर्च की ज़रूरत है? ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है। कई लोग कहते हैं ये भी क्वेश्चन इस पर रिसर्च कर ली जाए, इस पर कर ली जाए। पहले तो हमें ये क्लियर करना होगा कि क्या क्वेश्चन रिसर्च के लायक है या नहीं है। इसके लिए सबसे बड़ा जो एक पॉइंट होता है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी समस्या, कोई भी कैसी चीज़ है, अगर उसका सॉल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या मैनेजमेंट लेवल पे सॉल्व हो सकता है तो उस पर रिसर्च नहीं की जा सकती है। ये सिंपल सा फंडा है। जैसा कि मैंने यहाँ बताया है, जैसे ही कहा कि ऑल द प्रॉब्लम रिक्वायर्ड रिसर्च, ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी समस्याएं केवल सोच से ही सॉल्व हो सकती हैं और कोई सॉल्व करने का तरीका नहीं है। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो जरूरी थोड़ा ना तो उसमें बस रिसर्च करें आप कि भाई क्यों हो रहा है, क्यों इनको कैसे अलग किया सकता है। इसके लिए प्रशासनिक सुविधा है, आप उसको दूर कर सकते हैं, उसमें रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी हैव काउंटलेस प्रॉब्लम अराउंड अस, हमारे पास समस्याएं तो कम है नहीं है, ना कभी कम हो सकती हैं। हर किसी के पास समस्या है, एक समस्या खत्म होगी दूसरी समस्या अपने आप आ जाएगी। समस्याओं का कभी अंत नहीं होता है, समस्याएं आती रहती है। जब तक आपकी लाइफ रहेगी समस्याएं आती ही रहेंगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर समस्या को आप रिसर्च में से ही सॉल्व करें या हर समस्या में शोध प्रक्रिया लगाएं, ये पॉसिबल नहीं है। कई सारी समस्याएं आपकी केवल और केवल बात करने से या किसी तरह से भी सॉल्व हो जाती है, उसमें रिसर्च की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये सारी एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि मैंने लिखा है, कीपिंग दिस पॉइंट इज माइंड वी मस्ट ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द रिसर्च और नॉन रिसर्च। सबसे पहले अगर आप एक नए शोधार्थी हैं, आप रिसर्च की एरिया में जाना चाह रहे हैं, आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो टॉपिक डिसाइड करने से पहले ये अपने माइंड में फिक्स कर लें कि इन चीज़ों पर रिसर्च नहीं होती, इन पर रिसर्च होती है, उसके लिए अलग अलग कर लें।
कोई भी आप समस्या, कोई टॉपिक, टाइटल लेते हैं तो पहले उसमें चेक करें क्या ये पॉसिबल है रिसर्च और नहीं है। अगर नहीं है तो बात ख़त्म है, और पॉसिबल है तो फिर उसके आगे के पॉइंट हम देखते हैं। ठीक है, ये पूरा दिया है। अगर आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ इस पर रिसर्च हो सकती है, तब हम क्या करते हैं उसकी, जैसा कि पहले बताया था, वेरीफाई कर लिया अगर आपने इस पर रिसर्च हो सकती है तो फिर हम उसके ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसमें क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, क्या आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या और डेटा मिल सकता है, और अगर वो रिसर्च लायक नहीं है तो बात ख़त्म करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ डिफाइन किया है नॉन रिसर्च प्रॉब्लम एंड रिसर्च प्रॉब्लम। प्रॉब्लम दो ही तरह की होती हैं। जितनी भी आपके पास समस्या हैं, चाहे आपके वो आसपास हों, चाहे आपके समाज में हों, चाहे आपके पूरे देश की बात करें, चाहे आप सब्जेक्ट की बात करें, कहीं भी अगर समस्या है तो दो तरह से सुलझा सकते हैं, या तो रिसर्च के दौरान, या दूसरा है उसको कोई प्रशासनिक या प्रबंधकीय मैनेजमेंट के द्वारा उसको हल किया जा सकता है। तो क्या करेंगे हम, नॉन रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम नॉन रिसर्च है तो बात ही ख़त्म है, फिर ये सारा कोई मतलब नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव फाइंड करें, रिव्यू फाइंड करें, रिव्यू ढूंढें, आप मेथोलॉजी तलाशें, आप डिज़ाइन करें, सैम्पल लें, ये कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी नॉन रिसर्च प्रॉब्लम है तो बात ख़त्म होती है। लेकिन अगर प्रॉब्लम रिसर्चेबल है तो उसमें कई सारे पॉइंट आते हैं। ये पॉइंट हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। पहले बात कर रहे हैं नॉन रिसर्च प्रॉब्लम की। यहाँ मैंने बताया कि कौन सी प्रॉब्लम है जो नॉन रिसर्च प्रॉब्लम होती हैं, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं है कि ये प्रॉब्लम आपकी रिसर्चेबल है या नहीं है तो फिर आगे की प्रोसेस कैसे की जाए। मैंने यहाँ बताया है अ नॉन रिसर्च प्रॉब्लम डज नॉट रिक्वायर्ड एनी रिसर्च टू अराइव अ सॉल्यूशन। नॉन रिसर्च प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ बुक्स डिटेल एंड द सॉल्व थ्रू द रिसर्च। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, इट इज़ द मैनेजरियल और द बुल्ट इन प्रॉब्लम दैट मे बी द सॉल्व द एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट। अगर नॉन रिसर्च प्रॉब्लम है तो वो आराम से आपकी मैनेजमेंट के द्वारा या एडमिनिस्ट्रेटिव द्वारा सॉल्व हो सकती है। कई सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आपके एम्प्लॉय का झगड़ा हो रहा है तो जरूर नहीं है कि उसमें रिसर्च की जाए, उसको मैनेजमेंट के द्वारा भी सॉल्व किया जा सकता है। हर जगह रिसर्च लगाना ही नहीं है कि कहीं भी कोई मिला लगा तो रिसर्च बोले रिसर्च शुरू कर दो, हर जगह रिसर्च नहीं होती। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ डाला है, द कोलेरा आउटब्रेक फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग सर्व फ्लूड इज अ कॉमन फिनोमेना इज अ मेनी कम्युनिटीज। द रीजन फॉर दिस नो इज दिस आर नॉट अ रिसर्च प्रॉब्लम। ये कोई रिसर्च प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कॉमन सा है, ये होता ही है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो आपको बिल्कुल क्लियर करेगा, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे टाइटल आप कई बार रिसर्च में लेते हैं और फिर बाद में पता चलता है इस पर रिसर्च नहीं हो सकती थी। जैसे मैंने यहाँ दिया है अ रिसेंट सर्वे इन अ टाउन ए फाउंड दैट 1000 वुमेन वेयर द continuous use the contraceptive pill, but last month सर्विस स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट दैट नन ऑफ दीज वुमेन वे आर यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। और ये जो मैंने लिया हुआ है ये फिशर का पेपर है, 1991 में पब्लिश हुआ था, ये पेपर से मैंने लिया है। तो जो इसमें ये डिस्क्रिपेंसी आ रही है, क्यों आ रही है? तो एक तो ये तरीका है भाई, हमें पता चल गया कि कोई गांव की बात करें, किसी टाउन या सिटी की बात कर रहे हैं जहाँ 1000 महिलाएँ ऐसी थी जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का यूज़ करती थी, लेकिन एक सर्वे में पता चला कि पिछले 1 महीने से ऐसा नहीं हो रहा है। तो या तो इसमें कि अपन रिसर्च करें, या दूसरा रिसर्च करने से पहले उसके पीछे कारण जानें। अगर कारण ऐसा है जो सॉल्व नॉर्मली हो सकता है या किसी चीज़ की कमी के कारण या कैसे भी हो सकता है, तो उसमें रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। जब ये पता चला हमें कि ऐसा है, तो हमने क्या है उस गांव के बारे में जानना चाहा और गांव में पता किया, एक सर्वे किया क्यों ऐसा हुआ, पिछले लास्ट मंथ से ऐसा क्यों हो रहा है। तब पता चला क्योंकि मानसून का सीज़न था और जो वो सिटी या टाउन या विलेज कुछ भी है, जैसे हमने ए नाम दिया है, उसकी कनेक्टिविटी जो है बारिश होने के कारण से, फ्लड आने के कारण, बाढ़ आने के कारण से उसकी कनेक्टिविटी कट गई है, जिसकी कनेक्टिविटी क्या है मेन आपके जगह से नहीं रही, वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। और जो वहाँ का मेडिकल स्टोर था उनसे बात की तो पता चला जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल थी वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं। तो हमें कारण पता चला, चूँकि वहाँ मेडिकल स्टोर पे ये अवेलेबल ही नहीं थी और गवर्नमेंट या किसी कहीं एमआर के द्वारा वहाँ पहुँचाई भी नहीं जा सकती थी, इस कारण से ये ऐसा हुआ। तो उसमें रिसर्च की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमें चूँकि उसका आंसर मिल चुका है और आंसर बिल्कुल उसका वेरीफाई सॉलिड आंसर है, उसमें कोई इफ़ एंड बट की ज़रूरत है ही नहीं है। और कारण पता है तो वहाँ रिसर्च नहीं होती। जहाँ एक सिंगल आंसर होता है वहाँ रिसर्च की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, पता है ना। एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल दिया, पायलट सर्वे बाय द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रिलीव्ड दैट इन द रूरल टाउन ए टू goiter prevalence
among school children as a high as 80%, while in the neighboring rural town है 30%। फिर वही कारण है, क्योंकि क्या हुआ था, अपन इंक्वायरी, हमने जब इंक्वायरी की तो पता चला कि यहाँ पे जो लिपॉइड इंजेक्शन था वो इतना इफेक्टिव नहीं था, इस कारण से ऐसा हो रहा था। तो इस पर भी रिसर्च की जरूरत नहीं है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, a hospital treat a large number of the cholera case with the penicillin, but the treatment with penicillin was not found to be the effective, do not need the research to know reason। तो ये इसमें ही वही था कि जो आपका पेनिसिलिन का इंजेक्शन है वो अगर काम नहीं कर रहा, इफेक्टिव नहीं था, तो बात खत्म हो जाती है, उस पर रिसर्च की ज़रूरत भी नहीं है। ये फिर बताए हैं अपने, हैव द सम ऑफ द प्रॉब्लम वी हैव द फ्रिंकली इनकाउंटर विच वी आल द कंसीडर नॉन रिसर्च प्रॉब्लम। कुछ ऐसी प्रॉब्लम मैंने यहाँ बताई हैं जिन पर रिसर्च करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम देखने के बाद अगर देखें उसका आंसर मिल रहा है तो उस पर रिसर्च ना करें। जैसे मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है, राइज इन द प्राइस ऑफ द वार्म क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर। सर्दियों में गर्म कपड़ों के रेट बढ़ जाना। अब क्या इसमें रिसर्च की ज़रूरत है? सभी को पता है जब विंटर्स आती है, सर्दियाँ आती हैं तो सभी लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। ऑब्वियसली जब ज़्यादा आपकी मार्केट ज़्यादा हो, डिमांड ज़्यादा हो तो रेट बढ़ जाएंगे। अब कोई इसमें कहे कि भाई रिसर्च की चाहे जबरदस्ती क्यों रिसर्च कर रहे हो जब रिसर्च नहीं हो रही है? तो इसमें रिसर्च लगाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक और लिया है, प्रेफरिंग द एडमिशन टू द पब्लिक यूनिवर्सिटी ओवर प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब ये भी कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। अगर भाई पब्लिक यूनिवर्सिटी उसमें एडमिशन लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं प्राइवेट के अकॉर्डिंग, तो कई ये हो सकता है भाई सीधा कि फीस का इशू इसलिए नहीं रहे हो, तो ये कोई रिसर्च की प्रॉब्लम नहीं है। क्राइसिस ऑफ द एकोमोडेशन इन द सी रिसोर्ट ड्यूरिंग द समर। समर के टाइम पे ये आपके समुद्री रिसोर्ट का जो समुद्र के किनारे रिसोर्ट है, अगर उनकी भीड़ बढ़ जाती है या उनमें बुकिंग की प्रॉब्लम आती है तो ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सभी जानते हैं कि जब गर्मियाँ होती तो मोस्टली लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ बुकिंग करते हैं, और जब इतनी लिमिटेड रिसोर्ट्स होंगे और बुकिंग वाले एकदम से ज़्यादा आ जाएंगे तो क्लियर सी बात है वहाँ पे ये बढ़ जाएगी और यहाँ मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन पे भी आप रिसर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका सीधा आंसर पता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिन क्वेश्चन के आंसर हमें डायरेक्टली पता है या हम उनके पीछे जाके उनका कारण पता कर सकते हैं तो वहाँ रिसर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक और देखा हमने, ट्रैफिक जैम इन द सिटी स्ट्रीट आफ्टर द ऑफिस आवर। अरे भाई क्लियर है, जब ऑफिस से लोग छूटेंगे, एक साथ छूटेंगे तो जैम तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ रिसर्च इस बात की करने की ज़रूरत नहीं है कि जैम क्यों लग रहा है। रिसर्च इस बात पे कर सकते हैं कि जैम से कैसे निजात पाया जाए, क्या ओवरफ्लाई बनाया जाए, क्या कैसे किया जाए, या रूट चेंज किया जाए। ये रिसर्च का कारण हो सकता है। लेकिन अगर कोई कहे भाई हाँ भाई जाम क्यों लग रहा है, सारे लोग एक टाइम पे क्यों निकल रहे, तो सभी को पता है ऑफिस की टाइमिंग 10 से 5 होती है और 5 बजे के बाद भीड़ लगेगी ही लगेगी। अब उसमें जबरदस्ती आप रिसर्च डालें, जबरदस्ती ऑब्जेक्ट ढूंढें, जबरदस्ती हाइपोथेसिस लगाएं, उद्देश्य ढूंढें, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, केवल टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है, उससे आपकी रिसर्च को, आपको या सोसाइटी को कुछ नहीं मिलने वाला। हाई सेल इन द डिपार्टमेंट स्टोर आफ्टर द ऑफरिंग अ डिस्काउंट। अरे भाई अब डिस्काउंट हुआ सभी लोग जाएंगे, पैसा बचाना किसको बुरा लगता है। अब इसमें कोई रिसर्च करे भाई डिस्काउंट पे ही भीड़ क्यों लगती है, ऐसे क्यों नहीं लगती है, ये भी कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉन रिसर्च प्रॉब्लम हैं। इन पे रिसर्च करके आप अपना टाइम बर्बाद ना करें, ना ही अपने आप को बर्बाद करें। अब बात करते हैं हम रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है? तो जो प्रॉब्लम है नॉन रिसर्च होती है, जिन पे रिसर्च नहीं की जा सकती, उनके अगेंस्ट जितनी प्रॉब्लम होगी वो रिसर्चेबल प्रॉब्लम होगी। ये लिखा है मैंने, नॉन रिसर्च प्रॉब्लम, अ रिसर्च प्रॉब्लम इज़ द प्राइमरी कंसर्न टू बी अ रिसर्चर। ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना ही है। अ रिसर्च प्रॉब्लम इज़ द परसीव्ड डिफिकल्टी ऑफ फीलिंग अ डिसकम्फर्ट और अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द कॉमन बिलीफ एंड रियलिटी। आप बहुत ही अगर बेसिक और सिंपल भाषा में कहें तो एक्चुअल और अप्रोक्सीमेट, इन दोनों का अंतर होना ही रिसर्च है। किसी चीज़ का अगर हम मैथ की बात करें तो एक प्योर मैथ में एक एक्चुअल आंसर आना, अप्लाइड मैथ में एक अप्रोक्सीमेट आंसर आना, तो जो इनका बीच का प्रॉब्लम है, डिस्क्रिपेंसी है, यही रिसर्च का कारण है। ऐसा है तो क्यों है और क्या ऐसा हो सकता है, क्या इसमें और अच्छे फॉर्मूले लगा के क्या उसकी एरर को कम किया जा सकता है या एरर को बढ़ाया जा सकता है। इस तरह की कई सारी रिसर्च की जा सकती हैं, कई सारे फॉर्मूले यूज की जा सकते हैं, लेकिन कब? जब वहाँ पे डिफरेंस हो। जैसे कि मैंने फिर यहाँ पे एक फिशर का पेपर दिया फिशर एट अल का 93 का, अ प्रॉब्लम विद द क्वालिफाई इज द पोटेंशियल रिसर्च प्रॉब्लम व्हेन फॉलोइंग द कंडीशन एक्सिस्ट।
ये मैंने यहाँ बताया है। देयर शुड बी द प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन बिटवीन द व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इट शुड हैव बीन। दिस इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन द व्हाट एग्जिट द आइडियल और द प्लान सिचुएशन। ठीक है, इस तरह का अगर कोई हो तो वहाँ रिसर्च की बात आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत क्लियर दिया है, इसको डार्क किया है, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पॉसिबल आंसर। ये जो लगाया हुआ है यहाँ पे अंडरलाइन किया है, इसका केवल इतना ही मतलब है कि आप बेसिक सा एक बात दिमाग में बिल्कुल फिट कर लें। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पॉसिबल आंसर और सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन और प्रॉब्लम। अगर कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या कोई ऐसी है जिसमें एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक आंसर आ रहे हैं, सॉल्यूशन है उसकी, तो वहाँ रिसर्च की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसको क्या कम किया जा सकता है या और बढ़ाया जा सकता है। यहाँ रिसर्च की प्रॉब्लम है, यहाँ आप रिसर्च लगा सकते हैं। द थर्ड पॉइंट इज द इम्पोर्टेंट, इफ देयर इज़ ओनली 1 पॉसिबल एंड आंसर। तो मैंने बताया ना, अगर 2 आंसर हैं तब आप रिसर्च लगाओ, अगर एक ही आंसर है तो फिर रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, आप जैसी रिसर्च ना लगाएं। इट इज़ द नॉन रिसर्च प्रॉब्लम दैट वी टैकल। और जो नॉन रिसर्च प्रॉब्लम है, पहले भी बता चुका हूँ, जो नॉन रिसर्च प्रॉब्लम है वो टैकल कैसे हो जाएंगी, मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ही सॉल्यूशन हो जाएगा। कई सारे ऐसी चीज़ें हैं, कई सारे ऐसे आप अपने आसपास समस्याएं देते हैं जिनको बात करके सुलझाया जा सकता है। अब हर चीज़ में आप रिसर्च की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है जिससे आपको बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल कई लोग अपने रिसर्च के दौरान लेते हैं। While visiting a rural area, the UNICEF team observed that some villages have female school attendance rate is higher as 75, while some have low at 10%. Villages should have the nearly equal attendance rate. What factor of the associate with the discrepancy? यूनिसेफ ने एक सर्वे किया है, यूनिसेफ की बात कर रहे हैं ना, हाँ, यूनिसेफ ने एक सर्वे किया और पता किया 2 ऐसे गांव हैं जहां एक में तो अटेंडेंस 75% है महिलाओं की, और अच्छा भी है क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अगर उसके बाद 75% अटेंडेंस होती है तो बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड। ऐसा होना भी चाहिए हर स्कूल में, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट होना चाहिए। लेकिन फिर बात आती है उसी के जस्ट बाजू वाले गाँव की जहाँ केवल 10% है। तो क्या सरकार ने जो अपने स्लोगन दिया है या जो सरकार प्रयास कर रही है, कई सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, क्या वो प्रयास इस गांव तक नहीं पहुंच पा रहे? दोनों ही बगल के गांव हैं, यहाँ 75% अटेंडेंस है लड़कियों की, यहाँ 10% है, तो आखिर दिक्कत क्या है? पहले तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे का रीज़न जानेंगे। अगर रीज़न केवल एक है तो बात ख़त्म हो जाती है, ये रिसर्च की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा इसके आंसर मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिसर्च की ज़रूरत हमें है। हमने रीजन जाना, गांव वालों से बात की, सर्वे किया तो पता चला एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ दिया है, सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है कि जिस गांव में 75% लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं, वहाँ की जो सोशल और इकोनॉमिक लेवल है वो अच्छा खासा हो, वहाँ के लोग अपने बच्चियों को स्कूल भेजना चाह रहे हो, बढ़ाना चाह रहे हो और या अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड बना के चल रहे हों, तो ये कारण हो सकता है। जबकि जो दूसरा गाँव में हो सकता है वहाँ पे इतनी भुखमरी हो, खाने की सुविधा भी ना हो, रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड्स भी पूरी ना हो, तो कई सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने लड़के लड़कियों को फसल कटाई वगैरह यहाँ ले जाते हैं, मजदूरी कराते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बेसिक नीड पूरी करनी है। तो ये भी एक कारण हो सकता है, इसलिए वो स्कूल ना भेज रहे हों, ये एक बहुत बड़ा कारण है। किसी हम 2 गांव की बात कर रहे हैं, मान लो अपने आसपास किसी गांव की बात कर लें, किसी गांव को हो सकता है कोई सपोर्ट कर रहा हो, कोई गोद लिए हो, तो उसको बहुत अच्छा है कि भाई और भी चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं, गांव का लेवल बढ़ाया जा रहा है, पढ़ाई के लिए बोला जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। जबकि दूसरे गाँव में सुविधाएँ ना हो रही हों, 2 कारण हो सकते हैं। तीसरा एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है जो मैंने यहाँ दिया है, इन सम विलेज द मुस्लिम पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। आज भी भारत के आज़ादी के इतने दिन होने के बाद जो मुस्लिम्स की है वो सोच रूढ़िवादी है, ये हम कह सकते हैं। वो अपने घर की महिलाओं या लड़कियों को आज भी घर से बाहर नहीं निकालना चाह रहे, ये कारण हो सकता है। जिस गांव में 75% अटेंडेंस है वहाँ हो सकता है मुस्लिम आबादी कम हो और लोग अवेयर हों और वो पढ़ाना चाह रहे हों,
बढ़ा रहे हों, इसलिए अपनी बच्चियों को भेजते हैं स्कूल और अटेंडेंस जो है वो 75%, वेरी गुड। लेकिन जब दूसरा जो गांव है उसमें हो सकता है मुस्लिम आबादी ज़्यादा हो, ज़्यादा होने के कारण उनकी सोच बनी हुई है, आज भी रूढ़िवादी है कि हमें अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालना है, इस कारण से वहाँ पे अटेंडेंस की कमी है और केवल 10% की अटेंडेंस होती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और आप कह सकते हैं कि हाँ ये वाकई एक समस्या है और ऐसा हो भी सकता है। जब आप रिसर्च करेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ पूरा आप एक सिनेरियो देखेंगे तो हो सकता है ऐसी चीज़ें पता चले। एक और कारण हो सकता है, ये लिखा है स्कूल आर द फेयर अवे फ्रॉम द विलेज। एक और बहुत बड़ा कारण होता है जहाँ 75% अटेंडेंस है, वहाँ जो स्कूल है वो गाँव में ही हो और बच्चे ईजिली जा पाते हों, पेरेंट्स भी सिक्योर हों कि भाई हमारे बच्चे पास में ही हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जब आ जाएंगे चले जाएंगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को रेगुलर क्लास में भेजते हैं और अटेंडेंस आपकी 75% आ जाती है। जबकि हम उसी के बगल वाले गाँव की बात करें, हो सकता है वहाँ का स्कूल जो है गाँव से दूर हो और स्कूल और गाँव के बीच में एक ऐसा रास्ता पड़ता हो जो सुनसान हो, तो कई सारे पेरेंट्स डरते हो भाई हमें नहीं भेजना, कोई घटना ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए भी उनको ना भेजते हो। ये भी एक कारण हो सकता है। अब क्वेश्चन एक ही चल रहा है, क्वेश्चन केवल यही चल रहा है, इसके कई सारे आंसर दे चुके हैं हम आपको। एक तो सोशल इकोनॉमिक होना, एक आपका मुस्लिम फैक्टर होना, दूसरा गांव का दूर होना, तीसरा और भी कई सारे कारण हैं, ये सारे कारण होना। और जैसे मैंने एक बताया, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया कि किसी गाँव कोई गोद लिए, जैसे मैं अपने आसपास के गाँव की बात करूँ, एक हमारे पास गाँव है चौका गाँव है जिसको हमारे चांद सर गोद लिए हुए हैं, वहाँ सारी सुविधाएँ हैं। सर भी लोगों को बहुत ज़्यादा सर का ये मानना है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तो सर बहुत सपोर्ट करते हैं, कई सारे बच्चों को फ्री भी पढ़ाते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। इस तरह से वहाँ पे जो अवेयर है वो भी हो रहे हैं बच्चे और पढ़ाई के लिए जागरूक भी हो रहे हैं, उन्हें सुविधाएं भी मिल रही हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। तो जब हमने आपसे कहा किसी एक प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा कारण होते हैं तो वहाँ रिसर्च की ज़रूरत 100% है। तो इन क्वेश्चन में रिसर्च लगाई जा सकती है। जब भी आप अपना टॉपिक डिसाइड करें, जब भी आप एक ऐसा टॉपिक लें जिस पे आपको आगे 2-3 साल रिसर्च करनी हो या कुछ फाइंड करना हो, तो सबसे पहले ये माइंड में फिट करें कि क्या ये क्वेश्चन रिसर्च के लायक है या रिसर्च के लायक नहीं है। जो आपने टाइटल लिया है उसके बारे में जानें, उसका रिव्यू करें, उसका लिटरेचर देखें और पता करें क्या इसमें कुछ नया हो सकता है या कुछ भी नहीं है, तो उस पर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। दूसरा, ये सब कुछ आपको ही करना है, आप टोटल गाइड के भरोसे भी ना रहें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे एक स्लाइड में, या तो आपकी प्रॉब्लम कैसी होगी, रिसर्च वाली होगी या नॉन रिसर्च वाली होगी। अगर नॉन रिसर्च प्रॉब्लम है तो बात ही ख़त्म है, कुछ करना ही नहीं है। और रिसर्च प्रॉब्लम है, आपको क्लियर हो गया ये हमारा टाइटल जो इस पर रिसर्च की जा सकती है, तब उसमें फिर बहुत सारे फैक्टर देखना है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। उसका स्टेटमेंट बहुत कैसा मैंने बताया ना, स्पष्ट होना चाहिए। कोई भी आपका टाइटल देखता है तो उसको पता होना चाहिए, इस टाइटल से क्लियर हो जाएगा भाई आप रिसर्च इस पर कर रहे हैं। जैसे कई लोग क्या होते हैं, मैंने देखा है कि वो कोई एक टॉपिक लेते हैं, टॉपिक से यही क्लियर नहीं होता कि भाई पूरे दुनिया पे कर रहे हैं, भारत पे कर रहे हैं, एमपी पे कर रहे हैं, यूपी पे कर रहे हैं, विलेज पे कर रहे हैं, आखिर कर कहाँ रहे, तो ये तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया आपके एग्जाम्पल। तो अगर रिसर्च प्रॉब्लम है तो क्या होगा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पहले तो हमने क्लियर कर लिया अगर नॉन रिसर्च प्रॉब्लम बात खत्म हो गई थी। अगर प्रॉब्लम रिसर्च एबल थी तब पहला आपने किया स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। आपकी जो प्रॉब्लम है उसका स्टेटमेंट कैसा हो, क्लियर एंड वेल डिफाइंड, स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर एंड वेल डिफाइंड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज कंसिडर्ड द फाउंडेशन फॉर द डेवलपिंग द रिसर्च प्रपोजल। जब भी आप रिसर्च प्रपोजल बनाएं, जब भी आप सिनॉप्सिस बनाएं, तो उसमें ये मेंशन करें जो भी आपका टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर और कट हो, सामने वाले को समझ में आए, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो छिपी हुई हो, जो आपसे पूछ के पता करनी पड़े। इज द रिसर्च टू द सिमिलरिटी पॉइंट आउट बाय द प्रपोज्ड रिसर्च ऑन द प्रॉब्लम फ्रॉम आउट, ये सारा कुछ, ठीक है। दूसरा क्या बताया था आपने, आपका पहले स्टेटमेंट क्लियर हो चुका है, फिर उसको जस्टिफाई करें। जो आपका स्टेटमेंट है वो तो वेल डिफाइन है, समझ में आ रहा, और उसको जस्टिफाई भी करें कि आखिर आप उसमें करना क्या चाह रहे हैं। आपके टाइटल से आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें होना क्या भाई ये पता चले। वंस द प्रॉब्लम सिचुएशन हैज़ बीन द आइडेंटिफाई, हमने प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर ली, पता चल गई कि हमें इस टॉपिक पर रिसर्च करना है। अब उसको जस्टिफाई भी करें, भाई करना क्या चाह रहे हो, क्यों करना चाह रहे हो, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उससे आपको क्या मिलने वाला, ठीक है ना, आपको क्या मिलने वाला, सोसाइटी को क्या मिल रहा है, यूनिवर्सिटी को क्या मिल रहा है, या कैसे उसमें क्या फ़ायदा है।
तो ये जस्टिफाई करना और भी बड़ा कारण है रिसर्च को जस्टिफाई करना। जस्टिफाई कर दिया, अब उसको एनालाइज करना, उसको आप एनालाइज भी करें। एज अ फर्स्ट स्टेप इन एनालाइज द प्रॉब्लम, क्रिटिकल अटेंशन शुड बी द गिवन टू द अकोमोडेट ऑफ द व्यू पॉइंट ऑफ द मैनेजर, यूज़र, रिसर्चर, प्रॉब्लम, सारा सब कुछ ये डिस्कशन क्या है जिसको एनालाइज करें, किस किस के लिए क्या कैसा है, ये एनालिसिस में ज़रूरी है। जब ये 3 पॉइंट लगा लेते हैं तब पहला ही पॉइंट चल रहा अपना इशू आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। तब आप फिर क्या करते हैं, इशू ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, जो आपके इशू हैं, कौन कौन से इशू हो सकते हैं, उसमें आप डेटा कैसे ले सकते हैं। जो इशू हैं, पायलट सर्वे, केस स्टडी, फोकस ग्रुप सर्वे, एक्सपीरियंस सर्वे, किस तरह का सर्वे करके आप डेटा कलेक्ट करते हैं। आपकी जो रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव है या रिसर्च क्वालिटेटिव है। अगर क्वालिटेटिव है तो आपको उसके लिए क्या कैसी बुक्स की या उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की ज़रूरत है वो पता करना ज़रूरी है। और सपोज करो अगर आपकी क्वांटिटेटिव है तो डेफिनेटली आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए कि आप कौन सा आप टूल्स लगा रहे हैं, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, काई स्क्वायर टेस्ट, एनोवा, वन वे टेस्ट, 2 वे टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, फिशर टेस्ट, किसका आप यूज़ करके आप अपना आंसर लाना चाह रहे हैं, ये भी आपको पता करने की बहुत ज़रूरत है। ये सर्वे के बारे में डिटेल बात देखिए, पायलट सर्वे क्या होता है, किस तरह से आप करते हैं डेटा का, केस स्टडी, ग्रुप इंटरव्यू और एक्सपीरियंस सर्वे। सेकंड आपका आता है जब आपने पहला पॉइंट अचीव कर लिया, पहला पॉइंट था हमारा आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, हमने आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम क्लियर हो गई, इस पर ही हमें रिसर्च करना है। तब सेकंड आपका आता है रिव्यूइंग ऑफ द लिटरेचर, मैंने बताया आपको। जब आपका टाइटल फाइनल हो गया तो रिव्यू कैसे करना है, उसको आपको सर्च करना है उस पर, लाइब्रेरी के माध्यम से आप लाइब्रेरी जा सकते हैं, बढ़िया अच्छी लाइब्रेरी, IIT, MNIT, इन लाइब्रेरी में जाके आप अपना टॉपिक सर्च कर सकते हैं, उनका रिव्यू निकाल सकते हैं। पिछला कितना भी रिव्यू के लिए हमेशा कोशिश करें कि करंट से करंट रिव्यू निकालें। करंट रिव्यू में आपको क्या फ़ायदा हुआ कि आपको पता होगा कि इस टॉपिक पे कितना काम अभी तक हो चुका है। अगर आप 1947 का कोई पेपर आर्टिकल पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो वो तो तब की है ना जब 1947 तक काम हुआ था, लेकिन अब 1947 से 2022 तक बहुत कुछ काम हो चुका है, कई लोग रिसर्च कर चुके हैं, कई आगे बढ़ चुके हैं। तो जरूरी नहीं कि आप 1947 का ही पकड़ रहे हैं, आप जितना करंट रिव्यू करेंगे उतना आपके लिए फ्रूटफुल होगा, क्योंकि आप जान पाएंगे ये काम यहाँ तक स्टैंड हो गया, अब हमें इसके आगे करना है, उसी में आपको पीछे नहीं लगा रहना, क्योंकि आप पीछे लगे रहेंगे तो आप वहीं पे रहेंगे, बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो रिव्यू ऑफ द लिटरेचर ये आपका सेकंड पॉइंट है। इसको दूसरा तरीका और भी है, आप गूगल पे जाके, अगर आप लाइब्रेरी नहीं जा पाते तो आजकल गूगल पे बहुत सारी सुविधाएँ हैं, सारा सब कुछ मिल जाता है, ऑनलाइन बुक्स मिल जाती हैं, आप परचेज़ कर सकते हैं, ई-बुक के माध्यम से कर सकते हैं, आर्टिकल मिल जाते हैं, आप रिसर्च गेट के थ्रू, गूगल स्कॉलर के थ्रू बहुत सारे अनगिनत पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, कोई चार्जेबल भी नहीं रहती, आपको फ्री में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उनके द्वारा जाएं और अपना टाइटल वाला ट्विस्ट करके इस तरह से उस तरह डाल के आप देखें, बार बार गूगल में सर्च करें, आपको एक ही अपने टाइटल से हज़ारों पेपर मिल जाएंगी, बुक्स मिल जाएंगी, आर्टिकल्स मिल जाएंगे, उनको पढ़ें और उन पर एनालिसिस करें। ठीक है, ये तो गया रिव्यू। अगला पॉइंट आता है जो थर्ड दिया हमने, सेटिंग रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट एंड हाइपोथेसिस। जो आपका टाइटल है उसके द्वारा आफ्टर डिस्कवरिंग द डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने बताया पहले आप रिसर्च प्रॉब्लम पा ली है, रिसर्च प्रॉब्लम के बाद आपने रिव्यू भी कर ली है, तब क्या करें, मेक द फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लीडिंग टू द रिसर्च ऑब्जेक्ट। सबसे बड़ी एक चीज़ जो है, जो आप समस्या वो करना है कि जो आपकी प्रॉब्लम के उद्देश्य क्या होंगे, आप अपनी रिसर्च के दौरान क्या गोल अचीव करना चाह रहे हो, क्या नया करना चाह रहे हैं, आप क्या पाना चाह रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा आपका कारण रहेगा। ठीक है, और दूसरा हाइपोथेसिस, उसमें हाइपोथेसिस लगाना। हाइपोथेसिस जैसे मुझे याद है मैंने एक बार कहीं पूछा किसी इंटरव्यू में हाइपोथेसिस क्या होती है, या एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने जानना चाहा कि भाई ये अगर कोई काम आप कर रहे हैं, आप मन में सोच के चल रहे हैं कि आपने हाइपोथेसिस मानी है, उस काम का हो जाना या ना हो जाना, क्या ये हाइपोथेसिस के अंडर में आता है? तो सामने वाला कहता है सर वो खुद पता नहीं क्या बोल रहे हैं, जबकि एक हाइपोथेसिस का ही एक टर्म है। आप जो भी काम सोचते हैं या जब भी कहीं डिफरेंस नहीं आता है, जीरो डिफरेंस आता है, तो वहाँ नल हाइपोथेसिस होती है, और ये आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ हमारी नल हाइपोथेसिस है, कहाँ अल्टरनेटिव है, और क्या आप हाइपोथेसिस मान रहे हैं। पूरी जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें क्या हाइपोथेसिस आपके लेके चल रहे हैं और बाद में रिजल्ट कहाँ आ रहा है आपका। चूजिंग द स्टडी डिजाइन, आप किस तरह से पूरे सिनॉप्सिस को बनाना चाह रहे हैं।
द रिसर्चर डिजाइन द ब्लूप्रिंट, एक तरह का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं आप अपनी पूरी रिसर्च का कि आपको करना क्या है। जब भी आप कोई काम करना चाहते हैं या हम बात करें किसी आप बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं तो आप उसका पहले एक नक्शा बनाते हैं और पता करते हैं भाई कि हमें यहाँ पिलर देना है, यहाँ किचन देना है, यहाँ वॉशरूम देना है, यहाँ पे बेडरूम देना है, ताकि आपका ना ही मटेरियल वेस्ट हो, ना ही आपका टाइम वेस्ट हो और प्रॉपर ढंग से बन सके। इस तरह के एक ये भी ब्लूप्रिंट एक डिज़ाइन है। आप एक स्टेज डिज़ाइन करें, आप पहले ही क्लियर कर लें कि हमें ये चीज़ें करना है और इस टाइम पे ये करना है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपकी जो रिसर्च होगी बहुत ही इफेक्टिव होगी और बहुत आपको भी रिसर्च करने में मज़ा आएगा, ठीक है। और डेटा कलेक्शन में जैसे मैंने लिखा, इट इज़ द मास्टर प्लान स्पेसिफाई द मेथड एंड प्रोसीजर फॉर द कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड द एनालाइज द डेटा। आप डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, डेटा कलेक्ट हो गया, हमें डेटा मिल गया, किसी हॉस्पिटल से मिला, किसी लाइब्रेरी से मिला, किसी सर्वे से मिला, किसी स्टैटिकल डिपार्टमेंट से मिला, कहीं से मिला। उस डेटा का कलेक्ट होने के बाद उसका प्रोसेसिंग कैसी करनी है, उसमें क्या मेथड लगाने, क्या टूल्स लगाने ताकि आपका रिजल्ट मिल पाए, आपको कुछ नया मिल पाए, और उसके बाद फिर उसको एनालाइज करना। ये सारे आपके स्टेट डिज़ाइन में आ जाते हैं। अगला आपका आता है 5th पॉइंट, डिसाइडिंग ऑन द सैम्पल डिज़ाइन। उसका एक सैम्पल डिज़ाइन बनाना। सैम्पलिंग इज़ द इम्पोर्टेंट एंड सेपरेट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। सैम्पल किस तरह का हो, ये एक बड़ा कारण है। कभी कभी क्या होता है, जहाँ आपको ज़रूरत होती है 400-500 सैंपल लेने की, वहाँ आप केवल 10-20 सैंपल ले लेते हैं, जिससे एक्यूरेसी नहीं आती है। एक्यूरेसी आ भी नहीं सकती। मान लो आप किसी पूरी जनसंख्या पे बात करें, सेंसस पे बात कर रहे हैं और आप बहुत ही कम डेटा ले रहे हैं, तो वहाँ एक्यूरेसी नहीं आएगी और आपकी रिसर्च इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, इससे रिजल्ट भी आएगा वो बहुत सही नहीं आएगा। तो ज़रूरत है कि आप ना ज़्यादा डेटा इतना बड़ा लें कि 1000-2000 का डेटा ले लें, ताकि आप उसका कैलकुलेटिंग करते करते अच्छी खासी आपकी 400-500 पेज की थीसिस बन जाए, वो भी ज़्यादा है। आप इतना कम भी ना लें कि आपकी एक्यूरेसी ना आए। तो एक एवरेज डेटा लेना, एक सैम्पल साइज लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है एक रिसर्चर के लिए, न्यू रिसर्चर के लिए। लास्ट हमने नेक्स्ट दिया 6, कलेक्टिंग डेटा फॉर्मेट एंड द रिसर्च सैम्पल। जो आपने डेटा कलेक्ट किया उसको किस तरह से आपको जो सैम्पल लिया है किस तरह के फिट करना है और कैसे उसको इंटरप्रेट करना है। नेक्स्ट, प्रोसेस एंड द एनालाइज द कलेक्ट रिसर्च डेटा। अब जो सब कुछ हो गया है उसका लास्ट, जो आप अगर थीसिस की बात करें, लास्ट चैप्टर होता है एनालिसिस। एनालिसिस करने के बाद उसको जो रिजल्ट निकला है वो निकालना है, और जब आपका रिजल्ट निकला है कंक्लूजन, तो लास्ट स्टेप होता है आपका राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। सब कुछ आपने कर लिया, आप सब कुछ क्या करना है, इसको कंपाइल करके एक बुक के रूप में कर देना है, तो आपकी रिसर्च पूरी एक रिपोर्ट तैयार, जिसको आप सबमिशन करा दें, ठीक है। तो ये लास्ट का आपका रहेगा रिसर्च रिपोर्ट, जो कि ये बता रहा है कि भाई इनकी रिसर्च रिपोर्ट कंप्लीट हो गई है और ये बहुत खुश हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन चीज़ों के लिए आपको ही एक्टिव होना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, आप अपने गाइड पे इतने डिपेंड रहते हैं कि आपको अपने टॉपिक के बारे में पता ही नहीं होता है, और गाइड आप पे डिपेंड रहता है कि उसको भी आपके बारे में पता नहीं होता है। सेम ऐसा ही इसमें, आप रिसर्च गाइड के भरोसे मत बैठिए। क्या पता गाइड आपके भरोसे बैठा हो, गाइड चाह रहा है कि आप पेपर पब्लिश करा के दोगे और मेरा API बढ़ेगा। आप चाह रहे हो कि गाइड पेपर पब्लिश गाइड मेरी PhD कराएगा और मेरी PhD हो जाएगी। तो गाइड के भरोसे ना बैठे, हो सकता है गाइड आपके भरोसे बैठा हो। जो लास्ट की आपकी समरी है उसको ये मैंने यहाँ पे दिखाया है कि उसमें एंड ऑफ द गोल ऑफ द साइंटिफिक स्टडी टू इंटरप्रेट द रिजल्ट एंड द ड्रॉन कंक्लूजन। इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट दिए हैं कि आप किस तरह से आर रिपोर्ट इज एंड द एक्सीलेंट मीन दैट द हेल्प टू द एस्टेब्लिश द रिसर्चर credibility at here the minimum a research report should contain a section। अगर इतने सेक्शन आपके हैं तो आपकी no doubt रिसर्च बहुत ही इफेक्टिव है। एन एग्जीक्यूटिव समरी, बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू, मैथोलॉजी, फाइंडिंग्स, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड द रिकमेंडेशन। आपकी जो रिसर्च हुई है उसका कंक्लूजन मिल चुका है, अब आप किसको रिकमेंड कर रहे हैं, आपकी रिसर्च से क्या नया होने वाला, क्या फ़ायदा होने वाला, ये सारा सब कुछ, और जो पेपर पर पब्लिश करा दिया आपकी रिसर्च होती है। इस सब चीज़ को मैंने एक ये चार्ट बना के दिखाया है आपको बहुत इजी वे में, कि कहीं आप कंफ्यूज हो गए हों, या जो मैंने पूरी अभी तक स्लाइड में घुमाता रहा हूँ, कभी हमें पता ही चली कौन स्लाइड कब आई या कहाँ थी, तो उसका मैंने एक समरी दी है। आप देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ बताया है कि आप रिपोर्ट की एग्जीक्यूटिव समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समरी से आपको पूरा पता चल जाता है भाई रिसर्च क्या है। देखिए कितनी इफेक्टिव बनी हुई है। रिसर्च प्रोसेस में मैंने आपको 8 पॉइंट बताए, कौन कौन से। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। सेकेंड, रिव्यूइंग द लिटरेचर। थर्ड, सेटिंग रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट, हाइपोथेसिस, क्लियर ना। नेक्स्ट, फोर्थ, चूजिंग द स्टडी डिजाइन, आपको स्टडी किस तरह से करना है।
फिफ्थ, डिसाइडिंग ऑन द सैम्पल डिज़ाइन, सैम्पल को डिज़ाइन कैसे करना मैं बता चुका हूँ आपको। कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम द रिसर्च सैम्पल एंड नेक्स्ट प्रोसेस एंड एनालाइज द कलेक्ट डेटा और लास्ट रिपोर्ट राइटिंग, ये सारे हैं। अब हम बात कर रहे हैं केवल पहले की जो मैंने बताया, आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई के लिए हम कहाँ गए, या तो हमारी प्रॉब्लम कैसी थी, नॉन रिसर्चेबल थी या रिसर्चेबल थी, दो ही कंडीशन अराइज हुई थी ना, तीसरी कंडीशन हमारे सामने नहीं आई थी। तो अगर नॉन रिसर्च है बात ही खत्म, काहे को परेशान हो रहे हैं, कोई रिसर्च नहीं करना, खत्म, ठीक है। और अगर रिसर्चेबल प्रॉब्लम है तो क्या होगा, रिसर्च प्रॉब्लम होगी तो उसमें क्या होगा, आप जो टाइप टेल लेंगे उसका स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, स्टेटमेंट अच्छा वेल डिफाइन होना चाहिए, पहले बताया मैंने। जस्टिफाई करना, उसको एनालाइज करना, डेटा कलेक्शन करना। डेटा कलेक्शन के लिए मैंने क्या क्या बताया, पायलट सर्वे से आप कर सकते हैं, केस स्टडी, फोकस ग्रुप स्टडी, एक्सपीरियंस सर्वे। इन तरह से आप ये सारा सब कुछ ये जो मैंने ये दिया है, इससे आप बहुत ईजिली और समझ सकते हैं कि आखिर एक्चुअल में करना क्या है। ये आपके अलग पार्ट है, लेकिन पहले तो इस वीडियो में मैंने ज़्यादा फोकस किया है वो फर्स्ट स्टेप पे फोकस किया है, क्योंकि आप फर्स्ट स्टेप भी अगर गोल आपने अचीव नहीं कर पाया तो सेकंड पे आप जा ही नहीं पा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट है आपका सबसे पहले टॉपिक को जानना, टॉपिक को जानने के बाद ही आप रिव्यू करेंगे, तो इस पर थोड़ा ध्यान दें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसर्च के दौरान किसी को रेफरेंस करना या रिव्यू करना या साइटेशन करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो मैंने भी ये जो डेटा पूरा लिया हुआ था, ये डेटा कई जगह से मैंने गूगल के माध्यम से लिया, कई साइट से लिया, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ जिनके द्वारा मैं लिया, या जो सपोर्ट में रहे उन सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ ये पूरी स्टडी के लिए। लास्ट और अगला लेक्चर, जैसे ये पूरा लेक्चर वेस्ट था, पहले टॉपिक पे था, जो पहला पॉइंट था स्टेटमेंट ऑफ द आइडेंटिफाई प्रॉब्लम या आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सेकंड, रिव्यू को और डीपली बताएंगे। थर्ड, फोर्थ, इस तरह से आप कराएंगे। ये पहला लेक्चर है, इसके लिए थैंक यू।